हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं भरत कुमार और आप सबका स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। तो आज हम देखने वाले हैं बीएसटीसी के एग्ज़ाम के अंतर्गत जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेक्शन अभिक्षमता के अंदर संप्रेषण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन। बिल्कुल, तो आज का अपना ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो टॉपिक है कम्युनिकेशन, उसको हम समझने वाले हैं। कुछ पॉइंट आपके सामने पहले से नोटेड है जो आप इजीली नोट कर सकते हैं और साथ में समझ सकते हैं। और साथ ही अपनी इस क्लास में अगर आपके कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट शेयर कर सकते हैं और क्लास को भी अवश्य शेयर करें अपने दोस्तों से, क्योंकि जस्ट आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है आपके कॉलेज या बीएसटीसी एग्ज़ाम को रिलेटेड, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। जस्ट हम बढ़ते हैं आपके अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। तो जैसा कि आपको पता होगा, अभी जस्ट मैंने बताया कि संप्रेषण का मतलब ये होता है कि संबंध स्थापित करना। इंग्लिश में कहता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कैसे होता है? अकेले से नहीं होता। कम्युनिकेशन यानी संपर्क करने से होता है कि एक व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से संपर्क करता है, तब अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी मनोदशाओं को या सामाजिक संबंधों को बैठाने के लिए एक दूसरे के संबंध मतलब कनेक्ट होते हैं। तो यानी ये कम्युनिकेशन है। अब यहाँ पर जैसे कि अपने कैथ डेविस ने जो डेफिनेशन दी है वह बिल्कुल एकदम सिंपल ही है, आप नोट भी करेंगे। संप्रेषण क्या है? देखिए, संप्रेषण वह क्रिया है जिससे सूचना, संदेश, जिससे इंफॉर्मेशन और कोई भी एसएमएस है, ठीक है ना, सूचना संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, सूचना और संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, तो वही कहलाता है संप्रेषण। जैसे मान लीजिए आप फ़ोन कॉल कर रहे हैं तो आप अपने विचार, सूचनाओं को दूसरों तक संपर्क करते हैं। आप कहीं पर खड़े हैं और उससे अगर आप मित्र से मिलते हैं तो आप उनसे बात करते हैं किसी महत्वपूर्ण चीज़ों पर, तो आप वहाँ पर संपर्क करते हैं। तो कम्युनिकेशन बस यही है। अब हमें ये इस अपने एग्ज़ाम में क्यों पढ़ना है? क्योंकि आपको पता है ये अपना बीएसटीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप जब मान लीजिए बीएसटीसी कोर्स करने के बाद टीचर एलिजिबिलिटी प्राप्त करते हैं तो आपको अपने बच्चों को यानी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो आपका कम्युनिकेशन कितना तगड़ा है, आप किस तरह से अपने स्टूडेंट से कनेक्ट होते हैं, किस तरह से अपने विचारों को वहाँ तक पहुँचाते हैं, सूचना को पहुँचाते हैं, भावनात्मक चीज़ों को समझ पाते हैं, बच्चे क्या कहते हैं, उन विचारों को आप उस परिस्थिति में समझ पाएँ, तो ये कम्युनिकेशन आपको वो नॉलेज बिल्डअप करने पर हेल्प करेगा। तो इस तरह से संप्रेषण का उद्देश्य क्या है, संप्रेषण क्यों किया जाए, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। तो संप्रेषण का जो उद्देश्य होता है प्रेरणा देना। क्या देना? प्रेरणा देना। प्रेरणा यानी मोटिवेट, क्या कहेंगे? मोटिवेट कहेंगे। इसके अलावा सूचना देना। कॉमनली सब यही पता है सभी को कि हम यहाँ पर करके कम्युनिकेशन मतलब सूचना देना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है ना, इन्फॉर्मेटिव होकर। इसके अलावा चेतावनी देना। बिल्कुल, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सूचना के अलावा चेतावनी के तौर पे होते हैं, तो वो भी हम कैसे हो, जब एक दूसरे से संपर्क करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तब हमें वहाँ पर उनको सूचना या चेतावनी देते हैं। इसी के साथ हम अपने विचारों को जब दूसरों से कहते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि हम दूसरों के विचार को प्रभावित भी करते हैं, यानी व्यवहार में परिवर्तन भी लाया जा सकता है। संप्रेषण के द्वारा जब हम किसी से संबंध बैठाते हैं तो हम उन्हें जिस तरह से मोटिवेट करते हैं, सूचना देते हैं, तो उसके व्यवहार में भी बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। और साथ ही दूसरों के साथ अच्छे संबंध बैठाने के लिए, अच्छा संबंध, तो कम्युनिकेशन, देखो जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो फिर बातें बंद हो जाती है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। तो अगर रिश्तों में अच्छा ही लानी है, रिश्तों में क्लियरिटी लानी है, संबंध को अच्छा बनाना है, तो कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, संप्रेषण होना बहुत ज़रूरी होता है। भले वो टीचर स्टूडेंट के मध्य हो या अदर कैटेगरीज के हो, तो संप्रेषण के द्वारा क्या होता है, अच्छे संबंध बैठाए जाते हैं, अच्छे संबंध बनाए जाते हैं। इसके अलावा सुझाव देने के लिए संप्रेषण है यूज किया जाता है, नहीं संप्रेषण का उद्देश्य है। साथ ही साथ सबसे जो ज़रूरी है वो यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना। अधिगम यानी अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, सीखना। तो सीखने को मीनिंगफुल बनाने के लिए, जैसे स्टूडेंट्स सीखते हैं तो उनकी इस गतिविधि को मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण बनाने के लिए कम्युनिकेशन अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो संप्रेषण, कम्युनिकेशन है वो लर्निंग पावर या अधिगम को अर्थपूर्ण, यूजफुल बनाता है। तो यहाँ तक को आप समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि भाई संप्रेषण की प्रकृति या विशेषता क्या है। प्रकृति यानी नेचर, संप्रेषण किस प्रकार का होता है। जैसे मान लीजिए फलाना व्यक्ति, हाँ ऐसे इसका तो ये व्यवहार है, इसका ये नेचर है, तो बट जस्ट हम यही बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जस्ट देखें आप
कि संप्रेषण है वह एक पारस्परिक संबंध बनाने की प्रक्रिया है। बिल्कुल संप्रेषण है वो एक व्यक्ति अकेला थोड़ी इसको एक्टिविटी के तौर पर ले सकता है, नहीं, वह दूसरों से संबंध बैठाता है। तो इस तरह से ये पारस्परिक संबंध की प्रक्रिया है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें कि एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया, बिल्कुल आप जब भी किसी दूसरे से संप्रेषण करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ ना कुछ यूजफुल थिंग्स को लेकर करते हैं, अनयूजफुल नहीं होता, यानी उद्देश्यपूर्ण। आप जैसे मान लीजिए टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण की एक प्रकृति, एक नेचर ये है कि संप्रेषण हमेशा उद्देश्य युक्त प्रक्रिया होती है। एंड द नेक्स्ट थर्ड पॉइंट कहता है ये गत्यात्मक प्रक्रिया। देखो गत्यात्मक का मतलब होता है कि इसमें जो गति है वह होती रहती है, यानी कहने का मतलब है एक व्यक्ति जब दूसरे से, एक छात्र या एक अध्यापक है, वो जब छात्रों से संपर्क करता है तो ये संप्रेषण एक बार होने के बाद वहीं रुकता नहीं है, ये संप्रेषण, ये कम्युनिकेशन बढ़ता रहता है, यानी गतिविधि होती है। जैसे घड़ी टिक 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 कैसे करती है, वैसे ही ये संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है, वो आगे बढ़ता रहता है, यानी एक गतिविधि के तौर पे ये इसकी गतिविधियाँ बढ़ती रहती हैं। संप्रेषण धीरे धीरे अपने लेवल पर पहुंचता रहता है, तो ये गतिविधियाँ होती रहती हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट कहता है कि संप्रेषण एक मनोवैज्ञानिक पक्ष है, यानी एक माइंडली थिंग्स को आप तक पहुंचाता है। यानी कहने का मतलब साइकोलॉजी बिहेवियर हम कहते हैं कि अगर स्टूडेंट मान लीजिए पढ़ नहीं रहा है या बातें कर रहा है, तो टीचर उसको किस तरह से मैनेज करें, तो उस तरह से आगे वाले के मनोभाव को समझने के लिए, और फिर इसमें कम्युनिकेशन बढ़ाने का भी एक पक्ष होता है, सामाजिक संबंध अभिव्यक्त करता है, और साथ ही ये एक भावनात्मक अभिव्यक्त एक पक्ष को सामने रखता है। तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया, आप इससे ये पक्का समझ चुके होंगे कि संप्रेषण क्या है। पहली लाइन से वैसे समझेंगे, लेकिन पूरा टॉपिक सब समझेंगे ना, तो आपके इसके अंतर्गत जो प्रश्न आएंगे वो डेफिनेटली बिल्कुल सही होने वाले हैं। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, संप्रेषण की प्रक्रिया। संप्रेषण की प्रक्रिया, ठीक है ना, यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अब देखो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन को अगर हम देखें तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक होता है कहने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला। अगर हम बात करें एज ए फ़ोन कॉल की, तो जब हम कॉल करते हैं, ठीक है ना, तो हम संदेश भेज रहे हैं, वह संदेश आगे कोडिंग डिकोडिंग होकर, प्रोसेसिंग होकर आगे रिसीवर तक पहुंचता है। तो यानी ये 2 से 3 स्टेप में आगे बढ़ता है। तो बस मैं वही यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो प्रेषण क्या होता है कि सबसे पहले एक होता है प्रेषक। प्रेषक को हम इंग्लिश में कहते हैं सेंडर। क्या कहते हैं? सेंडर, जो भेजने वाला होता है। क्या होता है? भेजने वाला होता है, ठीक है, ताकि आप समझ पाएँ। इसके अलावा जैसे हम बात करें कि आपने जो भी कहा है वह प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस। आगे क्या होगा? प्रोसेस होगा, ठीक है ना। अब प्रोसेस के अंदर देखिए, यहाँ पर देखो स्पेलिंग का थोड़ा हो सकता है। देखिए प्रोसेस के अगर हम जब बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे संप्रेषण किया जाता है तो वो प्रोसेस होता है। अब संप्रेषण यानी जो भेजने वाला होता है ना, वह या तो कह सकता है लिखित में भेज सकता है कोई सूचना, ठीक है ना, या फिर बोलता है। जैसे मैं फ़ोन पे बोल रहा हूँ तो बोलते हुए मैं संप्रेषण कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो किस तरह पे होता है, निर्माण करना होता है। तो ये यहाँ पर हम कहेंगे एक तरह ये भी कहते हैं कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं ना, यहाँ से आप समझ रहे हैं कि एक संदेश भेजने वाला भेजता है तो वो प्रोसेसिंग में जाता है, जिसमें वह जो भी होता है उसका प्रोसेसिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग, और ट्रांसलेट होता है, ट्रांसमिट होता है। क्या होता है? ट्रांसमिट होता है, और फिर वो आगे पहुँचता है। तो इस तरह से अगर हम कहें तो आगे पहुँचना, यानी यहाँ पर जो मिलता है वो होता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। रिसीवर। अब रिसीवर को कहे कि प्राप्त करता, हम यहाँ पे क्या कहेंगे? प्राप्त करता, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि संदेश भेजा जाता है, वो प्रोसेसिंग होता है, वो आगे बढ़ता है। तो ये एक सिंपली प्रक्रिया होती है और ये सिंपल आगे बढ़ता है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये प्रोसेसिंग होता है, यानी संदेश भेजना और प्राप्त करना, इसके मध्य ये प्रोसेसिंग होता है। तो ये एक माध्यम होता है, यानी अब प्रोसेसिंग संदेश भेजने का भी माध्यम होता है कि संदेश किसके माध्यम से आगे पहुंचने वाला है,
किस किस माध्यम से पहुंचने वाला है, तो वो भी जस्ट हम बात करेंगे आगे। लेकिन यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी तत्व है वो भेजने वाला, माध्यम और रिसीवर। तो अब मैं आपको संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ तत्व बता देता हूँ। संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ तत्व जो मोस्ट इंपोर्टेंट नोट कर दीजिए। संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व यानी एलिमेंट, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे हम सीधा से ऐसे बात करें कि कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात करा कि भाई इस संप्रेषण में, इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो आपको पता होगा कौन कौन शामिल होता है। जैसे एक तो संदेश भेजने वाला होता है, एक संदेश प्राप्त करने वाला होता है, उसके बीच में इसके जो माध्यम होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ, एक तो होता है प्रेषक। क्या होता है, प्रेषक यानी संदेश भेजने वाला होता है, ठीक है। फटाफट से मैं आपको लिखवा रहा हूँ, झटाझट से नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रेषक के बाद क्या भेजना है, यानी संदेश, मैसेज होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है, मैसेज होना जरूरी है। नेक्स्ट हम तीसरा, जैसे इसमें क्या होता है, तो संदेश किसके माध्यम से भेजा जा रहा है, यानी मीडियम, मीडियम कहें किस माध्यम से, ठीक है ना, तो वो हो गया। इसके अलावा ये संदेश आगे जब प्राप्त करता है उससे पहले संदेश में क्या होते हैं, यानी यहाँ पर अगर हम कहें तो संकेत होते हैं या प्रतीक होते हैं। क्या कहेंगे, संकेत या प्रतीक। क्योंकि संदेश भेजते समय, जैसे मान लीजिए अभी मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो हाँ वहाँ भी करता हूँ, हाँ भाई इधर आ जा, नहीं बोलते हुए भी कि इधर आ जा, या फिर क्या कर रहा है, तो ऐसे आंखों से इशारे, नहीं संप्रेष प्रतीक, ये भी इस संप्रेषण प्रक्रिया के पार्ट होते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जैसे हम बात करें भाषा, भाषा भी होती है, क्योंकि भाषा के द्वारा भी संप्रेषण किया जाता है। भाषा की गति तीव्र है, मंद है, तेज है, वो यहाँ पर देखी जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण। पृष्ठ पोषण यानी संदेश वहाँ पे प्राप्त हो जाता है तो उसका फीडबैक किस प्रकार से आता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हमें कहा कि एक और जो होता है, ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करें वो होता है ग्राही। और ग्राही के बारे में बिल्कुल आपको पता लग गया होगा। ग्राही मतलब संदेश प्राप्त करने वाला, रिसीवर। क्या कहेंगे, रिसीवर, रिसीवर। यहाँ पर रिसीवर हो गया यानी संदेश प्राप्त करने वाला हो गया। और इसकी ये जो ज़रूरी है चीज़ें वो मैंने आपको यहाँ पर बताई कि संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। अभी भी आगे बढ़ते हैं और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर आपको जैसे समझना है तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ कि ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ बताया संप्रेषण का अर्थ और प्रोसेस। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई संप्रेषण कितने प्रकार का होता है, यानी कम्युनिकेशन किस किस प्रकार का होता है। तो ये पूरा समझ लीजिएगा आप, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको ये टॉपिक, देखो ये टॉपिक एक बार आपने यहाँ से समझ लिया ना, आपको कहीं पर भी इस टॉपिक को वापस समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से आपको ये टॉपिक 100% क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो संप्रेषण आप सभी को पता है, जैसे अभी मैं आपसे पढ़ा रहा हूँ तो यही एक संप्रेषण की गतिविधि है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ संप्रेषण आपको कर रहा हूँ यानी कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, इसका माध्यम देख लीजिए क्या है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे पास सामग्री संदेश है और ये आप तक पहुँच रहा है यानी सोशल मीडिया के द्वारा, जिसमें माइक लीजिए मैं माइक है, मोबाइल के जरिए आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये प्रोसेसिंग होके आप तक पहुँच रहा है और आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, तो ये भी आप समझ सकते हैं। अब बात करते हैं संप्रेषण के प्रकार। संप्रेषण के प्रकार, ठीक है ना। अभी संप्रेषण किस किस प्रकार का होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानने का, ठीक है। तो सबसे पहले संप्रेषण के प्रकार को हम दो तरह से समझेंगे ताकि आपको अच्छे से थोड़ा ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ पे संप्रेषण को समझने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी शुरू होता है कि संप्रेषण है उनके प्रकार को देखें। तो संप्रेषण दो अलग अलग आधार पर प्रकार बनते हैं। एक तो हम बात करें संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर, समझिएगा, संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर, ठीक है ना। संप्रेषण के प्रकार को हम देख रहे हैं, तो एक तो देख रहे हैं संप्रेषण के प्रकार के आधार पर देख लेते हैं, और दूसरा हम देख रहे हैं कि संप्रेषण किस माध्यम से आगे भेजा जाता है। तो माध्यम के आधार पर, माध्यम के आधार पर, ठीक है। तो ये अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि देखो जो समझा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर। तो एक तो आपको पता होगा ना, जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि बड़े अधिकारियों के द्वारा छोटे अधिकारियों को जो सूचना दी जाती है, एक तो वो संप्रेषण हो गया।
एक निम्न अधिकारियों के द्वारा उच्च अधिकारियों तक जो सूचना पहुंचाई जाती है, संपर्क किया जाता है। और एक होता है समान, जैसे कलर को कलर से संपर्क करना। एक तो होता है ऑफिसर को अपने जूनियर से संपर्क करना, या फिर जूनियर से अपने ऑफिसर सीनियर को संपर्क करना। और एक होता है दो कलर आपस में संपर्क करते हैं अपने किसी गतिविधि को लेकर। तो इस प्रकार से 3 टाइप हो गया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एक होता है अधोगामी संप्रेषण। अधोगामी संप्रेषण यहाँ पर अभी जस्ट मैंने आपको बताया, अभी मैंने जस्ट बताया। क्या कहा? मैंने कहा, मैंने यहाँ पर, चलो आपको लिख देता हूँ कि उच्च अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा, उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ, अधीनस्थ यानी उसके अंडर में काम करने वाले। अधीनस्थ का मतलब होता है उसके अंडर में काम करने वाले, अधीनस्थ कर्मचारियों तक, ठीक है ना। यानी हम यहाँ पर कहेंगे हाई टू लो। क्या कहते हैं? हाई टू लो कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर अधोगामी, यानी इसका मैं चित्र बनाऊं तो ऐसे ऐसे चित्र बनेगा कि यहाँ पे सुपीरियर अधिकारी है और यहाँ पर जूनियर अधिकारी है। तो यहाँ से संपर्क यहाँ पर होता है, तो ये तो हो गया अधोगामी हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, यानी जस्ट इसका अपोजिट होगा। क्या होगा? इसका अपोजिट, जिसको हम कहते ऊर्ध्वगामी। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वगामी। जस्ट आप इसको समझ लीजिए, आपको सीधा सा समझ में आ जाएगा कि अधीनस्थों द्वारा, अधीनस्थों द्वारा उच्च अधिकारियों से संपर्क, अधीनस्थों के द्वारा सब संपर्क उच्च अधिकारियों से किया जाता है, तो वो इस प्रकार से होता है। यानी ये वाला चित्र देख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर हम बात करें, जैसे ये जूनियर अधिकारी हैं, मतलब कलर वगैरह वह हैं, तो ये वहाँ के ऑफिस के सीनियर स्टाफ से बात करते हैं, संपर्क करते हैं, तो इस प्रकार का हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तीसरा टाइप होगा इसमें, वो हो गया जैसे दो कलर आपस में अपने किसी काम को लेकर बात करते हैं, तो दो एक सेम स्टेज पर हो गया। क्या हो गया? सेम स्टेज पर हो गया। तो हम इसको कहेंगे सिंपली समतल संप्रेषण। समतल संप्रेषण। अगर इसका चित्र बनाऊं ऐसे, सीधा सा, टेढ़ा हो रहा है, सीधा कर लेते एकदम एकदम सीधा, यानी ये वाला, ठीक है, ये ऐसे, ये वाला हो गया। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी वही कलर के और यहाँ पर भी वही कलर के, इसको इससे संपर्क करना है, तो ये हो गया समतल। क्या हो गया? समतल हो गया। यानी हम कहेंगे एक संगठन के समान अधिकारियों के बीच, एक संगठन के समान अधिकारियों में संप्रेषण। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको संप्रेषण के प्रवाह के आधार पर समझ में आ गया होगा। सिंपली था बिल्कुल, एक बार आपने ये देख लिया मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं माध्यम के आधार पर। तो देखो, ये माध्यम के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 2 प्रकार का संप्रेषण होता है। यानी माध्यम, किस माध्यम से आप अपना संपर्क करते हैं, यानी किस माध्यम से, जैसे मान लीजिए आप फ़ोन से बात कर रहे हैं, या डायरेक्टली बात कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो संप्रेषण को अगर देखा जाए तो एक तो होता है शाब्दिक, एक तो होता है बोल के संप्रेषण करना, शाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, और एक होता है अशाब्दिक। तो संप्रेषण किस माध्यम से किया जा रहा है, उससे पहले संप्रेषण वर्बली है या नॉन वर्बली। शाब्दिक यानी वर्बली, ठीक है ना, और अशाब्दिक यानी नॉन वर्बली। तो ये आप इसका ट्रांसलेट समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि शाब्दिक जो होता है, इसके अंदर अगर हम बात करें, आपको मतलब एज ए इम्पोर्टेंट समझाने के लिए, ताकि आपको ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ जाए। तो शाब्दिक होता है शब्दों से, ठीक है ना, शब्दों से, जैसे मौखिक। क्या हो गया? मौखिक। वर्बली, ओरल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? वर्बली कह सकते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे बात करें वार्तालाप के द्वारा, कैसे कहेंगे? दूसरा के वार्तालाप सम्मेलन या प्रश्नोत्तरी, वार्तालाप, प्रश्नोत्तर। तो इस तरह से ये हो गया शाब्दिक हो रहा है, जो मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि भाई शाब्दिक के अंतर्गत जैसे तीसरा है, तो एक और होता है लिखित। क्या होता है? लिखित।
जैसे पत्र लिखना, जैसे पत्र लिखना, ये वाला हो गया शाब्दिक। ठीक है, अब बात करते हैं अशाब्दिक आधार पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अशाब्दिक का मतलब शब्दों का यूज नहीं किया जा रहा है। क्या कर रहे हो, मतलब मैं बोला हूँ क्या कर रहे हो, इसको ये भी कहते हैं, मतलब यहाँ पर इशारे करना। क्या करना, इशारे करना। तो ये शब्द नहीं है, अशाब्दिक हुआ। आप समझ रहे हैं ना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो यहाँ पर होगा, वो यहाँ का अशाब्दिक होगा। क्या होगा, अशाब्दिक। यानी पहला हम कहेंगे सांकेतिक, संकेत के जरिए। पहला आपको समझ में आ गया, संकेतिक यानी संकेत करना, ऐसे इशारा करना, संकेत करना। ठीक है ना। दूसरा वाणी संप्रेषण, वाणी संप्रेषण। वाणी संप्रेषण देखिए यहाँ पर एक अगर आपको ध्यान दें तो वाणी संप्रेषण में हाँ हूँ, सीखना, चिल्लाना, ये वाला, यानी शब्द नहीं, शब्द नहीं, वाणी से, जैसे अचानक से यस ऐसे करके जो चिल्ला के या हाँ हूँ करके जो होता है, या चिल्लाना। ठीक है ना, आज समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का यानी शब्दों का यूज नहीं हो रहा है। इसके अलावा जैसे कि चक्षु संपर्क, चक्षु मुख संपर्क, यानी आंखों से और मुंह से, आंखों से इशारे करना, ऐसे करके वो जो इशारे होते हैं, यानी आप समझ रहे होंगे मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, आप समझ चुके हैं कि आंखों से, मुंह से, नाक के हाव भाव या चेहरे का हाव भाव, ठीक है ना, या दांतों को आपस में पीटना, दांतों को दिखाना, आंखें दिखाना। तो ये जो संप्रेषण है वो अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। और इसके अलावा नेक्स्ट है स्पर्श, पीठ थपथपाना, पीठ थपथपाना। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। फिर पीठ थपथपाते ना, फिर मतलब ये मैं आपको जो यहाँ पर समझा रहा हूँ, भले ही ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, बट जो समझाना है वो बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि संप्रेषण दो तरह का होता है, एक तो होता प्रवाह के आधार पर और दूसरा होता माध्यम के आधार पर, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो मुझे लग रहा है आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे जो हम बढ़ते हैं, ये वाला नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, चेक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ आपको समझ में जब आ गई है तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो सीधा सा टॉपिक पे लेके यानी समझाते हैं कि आपको आगे क्या ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि अभी तक हम पढ़ रहे थे संप्रेषण, अब ये है कि संप्रेषण में कुछ बाधाएं उत्पन्न होती है। क्या होती है, कुछ बाधाएं, तो अब वो हम देखेंगे कि भाई संप्रेषण बढ़िया क्यों नहीं हो पाता, यानी संप्रेषण में बाधाएं। संप्रेषण में भाई क्या बाधाएं हैं, किस वजह से कम्युनिकेशन वो बढ़िया नहीं हो पाता। तो सबसे पहला जो है वो है भौतिक बाधा। क्या है, भौतिक बाधा। अब भौतिक बाधा में आप कैसे याद रखें, जैसे मान लीजिए शोर शराबा, दूरी, वातावरण, प्रसारण, ये सभी। जैसे शोर हो रहा है, वातावरण सही नहीं है, या भौगोलिक दूरी, ये सभी कहीं ना कहीं संप्रेषण बाधा करती है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी संपर्क कर रहे हो, आवाज़ तेज़ हो रही है तो वो हमारा किसी संपर्क है वो सही नहीं हो पाता। वातावरण अगर मिसमैनेज है, जैसे मान लीजिए अगर कहीं पे बात करें लेकिन बहुत ही अव्यवस्थित वातावरण है, जैसे बारिश, हवा वगैरह है, तो उस वजह से। और भौगोलिक दूरी, अगर दूरी ज़्यादा है तो हम नॉन वर्बली संपर्क नहीं कर सकते, हाव भाव नहीं दे सकते। समझ रहे हैं ना, ये एक यहाँ पर अगर बात करें। इसके अलावा इसमें ये भी कह सकते हैं कि यंत्रों की कमी, यानी कुछ अगर हम यंत्रों का यूज करें तो यंत्र ना होना, यंत्रों की कमी भी आप यहाँ पर आदि हो सकता है। दूसरा संप्रेषण में बाधाएं हैं भाषा की बाधा। समझ गए ना, भाषा की बाधा। अगर मुझे किसी से संपर्क करना और वो मेरी लैंग्वेज नहीं जान पा रहा है तो फिर वहाँ पे संपर्क नहीं हो पाता है। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज भी बात करता है, लेकिन जैसे अगर मैं
आगे से संपर्क कर रहा हूँ, मैं स्पष्ट नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर क्लियरिटी के साथ नहीं बोलूँगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे, तो वो कम्युनिकेशन, वो जो संपर्क है वो नहीं हो पाएगा। या गलत उच्चारण की वजह से या कई शब्दों को हम ऐसा भी कह सकते हैं कि थोड़ा अलग तरीके से बोलना, सबाकर बोलना, वो हो सकता है अस्पष्ट संकेत या क्लिष्ट भाषा या अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करना। तो मतलब भाषा के दरमियान जो जो चीज़ें गलतियाँ पैदा करती है वे बाधाएं भी उत्पन्न करती है, तो वो आप यहाँ पर भाषा के अंतर्गत लिख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको भी लिखवा दूँ, जैसे कि अस्पष्ट शब्द। इसके अलावा हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं का मतलब होता है कि भाई किसी की मन स्थिति अगर सही नहीं है तो उससे संपर्क नहीं हो पाता है या उससे कम्युनिकेशन नहीं बैठ पाता है। जैसे कि बात करें पूर्वाग्रह, अगर वो किसी चीज़ में किसी अतीत से किसी बातों से गुजर रहा है तो वो समझ नहीं पाएगा। इसके अलावा मान लीजिए जब हम किसी संपर्क कर रहे हैं तो उसका मन नहीं है समझना। जैसे बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो, बच्चों का मन नहीं है, रुचि नहीं है, तो फिर वो अपने से अच्छे से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे, संपर्क नहीं कर पाएंगे और ध्यान नहीं दे पाएंगे। यानी ध्यान, एक तो होता है कंसंट्रेट के भाई वो बोर्ड की ओर ध्यान दे रहा है या हम जिससे बात करें वो अपनी ओर ध्यान दे रहा है तो संपर्क हो पाता है। अदरवाइज जैसे मान लीजिए हम बात करें वो कहीं और देख रहा है तो फिर वहाँ पर ये कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जिज्ञासा, अगर किसी को किसी चीज़ की जानने की जिज्ञासा है तो वो अपने से अच्छे से संपर्क कर पाता है, तो जिज्ञासा नहीं होना ये बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट बाधा का कारण है प्रेषक और ग्राह्य संबंध, यानी भेजने वाला। जैसे मैं बात कर रहा हूँ और आप बात को सुन रहे हैं तो आपके और मेरे मध्य अगर मान लीजिए किसी अच्छा संबंध नहीं है तो संप्रेषण नहीं हो पाता है। या मान लीजिए कि दो भाइयों के मध्य आपस में बातें हो रही है, उनके संबंध सही नहीं है तो वो संप्रेषण अच्छे से नहीं होगा। सीनियर अधिकारी और जूनियर अधिकारी आपस में झगड़ते, मन मुटाव है तो उनके मध्य किसी भी प्रकार का संप्रेषण होने की संभावना नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपको सिंपली इसमें ये बताया संप्रेषण है क्या, संप्रेषण है क्या। अब जस्ट मैं आपको 2-4 क्वेश्चन फटाफट से बता देता हूँ जिससे आपको बता रहे हैं संप्रेषण में किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सामने मैंने रखे हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं संप्रेषण क्या है, कला है, भाषाई आदान प्रदान है, शैक्षणिक योग्यता है या कला और विज्ञान है। अगर आप एकदम सही सिलेक्ट करते तो 3 नंबर रहेगा, थोड़ा कम राइट करेंगे तो 2, बिल्कुल कम राइट करेंगे तो 1, और अगर ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया जो राइट नहीं है तो 0 नंबर मिलेगा। तो इस तरह से वरीयता के आधार पर नंबर मिलता है। ठीक है ना। तो संप्रेषण क्या है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर क्या देंगे, संप्रेषण क्या है बताइए। अब क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में अगर पूछा गया, मान लीजिए संप्रेषण क्या है, तो अब आप इसमें कैसा उत्तर देंगे, यानी क्या उत्तर देंगे। संप्रेषण क्या है, कला है, भाषाई आदान प्रदान है, शैक्षणिक योग्यता है या कला विज्ञान है। तो ध्यान रखिएगा, संप्रेषण एक शैक्षणिक योग्यता है, जो योग्य होता है वही इसे कर सकता है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो एक दूसरे से संपर्क किया जाता है लेकिन ये एक शैक्षणिक योग्यता होती है। ठीक है, इसके अलावा अदरवाइज जैसे आप अलग अलग सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको उस अकॉर्डिंग नंबर जैसे दिए जा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, आप अगर सिलेक्ट करते हैं कला और विज्ञान है तो 2 नंबर मिल सकता है, यहाँ से पूरे 3 मिलेंगे, 2, 1 और यहाँ से 0। ठीक है, अब बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि संप्रेषण कौशल अर्जित किया जा सकता है, यह कथन सही है या गलत है या किस प्रकार का है। आपको क्वेश्चंस के सही आंसर देना है कि संप्रेषण कौशल जो है वह अर्जित किया जा सकता है या जन्मजात होता है। तो अब यहाँ पर इसमें से आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करके मुझे बताना है कि भाई क्या आंसर सही होगा। ठीक है, तो ये सत्य है, लगभग सत्य है, कटु सत्य है या असत्य है। तो अर्जित किया जा सकता है, बिल्कुल आप अपनी इस संप्रेषण कम्युनिकेशन कौशल को एक्सीलेंस बना सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है, एकदम सत्य है। तो ये वाला कटु सत्य, ये आंसर सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इसके अलावा फिर कहेंगे सत्य है, ये 2, एक सिलेक्ट करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, ये तो 3 मिलेगा, ये 2, ये 1 और ये 0। तो इस प्रकार से आप ये अपने क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। और आज का ये जो अपने कम्युनिकेशन जो टॉपिक था वो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी है तो अपने जरूर मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड शेयरिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।